नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन फंसता दिख रहा है और सूत्र बता रहे हैं कि सीटों को लेकर दोनों में बीच पेच फंस गया और इस बीच जयंत चौधरी ने सम्मान से समझौता ना करने की बात कहकर अखिलेश के लिए मुश्किलें बढ़ा दी और आरएलडी के नेता जयंत चौधरी अखिलेश यादव से 50 सीटों की मांग करें और वहीं समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी को सिर्फ 32 सीट देने के लिए तैयार है और ऐसे में दोनों दलों के बीच बात बिगड़ती दिखाई दे रही है। अगर बात करें गठबंधन की तो आरएलडी ने 2002 के चुनाव में बीजेपी के साथ गठजोड़ कर चुनावी मैदान में उतरा था और इस दौरान आरएलडी को 14 सीटों पर जीत मिली जबकि 2% वोट हासिल हुए और साल 2007 में आरएलडी ने अकेले चुनावी मैदान में उतरी और इस चुनाव में आरएलडी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की जबकि वोट प्रतिशत 2 से बढ़कर 4 पर पहुंच गया और वहीं 2012 के चुनाव में आरएलडी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरी और इस दौरान उसने 9 सीटों पर जीत हासिल हुई और जबकि वोट 2% मिले और वहीं एक बार फिर साल 2017 में आरएलडी ने अकेले चुनाव लड़ा जिसमें 1 सीट पर जीत हासिल की जबकि 2% वोट मिले और विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि किसी और की तुलना में आरएलडी को बीजेपी के साथ गठबंधन में ज्यादा सीटें मिली जबकि लोकसभा चुनाव में आरएलडी एसपी के साथ भी चुनाव लड़ चुकी और बीजेपी के साथ भी और सीटों के मामले में वहां भी फायदा बीजेपी के साथ ज्यादा हुआ और वैसे जयंत अपनी नजर कांग्रेस पर भी बनाए हुए और वहीं आपको बता दें कि पिछले साल चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत चौधरी के सामने अपनी पार्टी के खोते जनाधार को बचाने के लिए चुनौती है और किसान आंदोलन के जयंत को वो मौका भी दिया और जयंत पिछले 1 साल से जिस तरह आंदोलनकारियों के साथ खड़े रहे उससे भी इन्हें खूब सहानुभूति मिली और अब जयंत को लगता है कि पश्चिमी यूपी में जाट सिख और मुस्लिमों की लामबंदी के बदौलत आरएलडी फिर से अपनी खोई ताकत जुटा चुकी है और इसलिए जयंत अब इसका भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं और गठबंधन के लिए सीटों को लेकर मोलभाव कर रहे हैं। तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद एक डेडलॉक टूटा है और एक विरोध का अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन इस अध्याय के आगे एक और भी अध्याय है जो पहले से बड़ी चुनौती है, जिसमें बीजेपी नेताओं को किसानों को ऐसा कुछ समझाना होगा जिससे किसान 2017 के विधानसभा चुनाव की तर्ज पर बीजेपी के साथ खड़ा हो जाए और फिर वही प्रचंड जनादेश देकर बीजेपी की यूपी और उत्तराखंड में सरकार बनवा दे। लेकिन यह काम इतना सहज नहीं जितना कहने और सुनने में लगता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले साल जनवरी फरवरी में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं और जानकार लोगों का मानना है कि केंद्र ने फैसला देर से लिया और ऐसे समय में लिया जब 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव सिर पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की जो कि 1 साल से केंद्र समेत सभी बीजेपी सरकारों की नींद उड़ा दी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, असल चुनौती तो आगे है और किसानों का भरोसा जीतना, 1 साल में आई कड़वाहट दूर करना और किसान और बीजेपी के बीच बनी खाई को पाटना और चुनाव में उनका समर्थन प्राप्त करना ही बीजेपी का अब असली इम्तिहान है। और उत्तराखंड में बीजेपी संगठन और सरकार को एक ऐसी ठोस कार्य योजना तैयार करनी होगी। कृषि कानून के विरोध में किसान बीते 1 साल से आंदोलन करे और किसानों के आंदोलन को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने बीते दिन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी और कृषि कानून को वापस की घोषणा होते ही सभी किसान संगठन प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत करें। लेकिन फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत प्रधानमंत्री की घोषणा से असहमत दिखे और बीजेपी सांसद ने कायमगंज स्थित सहकारी चीनी मिल के पेराई सत्र के उद्घाटन करने पहुंचे और यहाँ उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं कृषि कानूनों के वापस लिए जाने से सहमत नहीं हूं। मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस कानून का सरलीकरण कर इसे लागू किया जाए और सांसद ने कहा कि देश में आजादी के बाद से ही किसानों के पैरों में बेड़ियां पड़ी थी और इस कानून से किसानों की बेड़ियां हटती थी और किसान अपनी फसल को जहां चाहे बेच सकता था। लेकिन कृषि कानून के वापस होने से किसानों को फिर से बेड़ियां लग जाएंगी और किसान नेता राकेश टिकैत पर कहा कि वो बताएं कि किसानों के हित में है या फिर उद्योगपतियों के हित में। और उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सहित
विपक्षी पार्टियों ने गुमराह कर प्रधानमंत्री को यह फैसला लेने पर मजबूर किया है। वहीं कृषि कानून की वापसी पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये किसी की जीत या हार नहीं और ये किसानों का आंदोलन और किसान संगठनों की एकता की जीत है। और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि आंदोलन में करीब 700 किसानों की मौत हुई है और केसी त्यागी ने कहा कि 1 साल तक चला यह आंदोलन छुटपुट घटनाओं को छोड़कर गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाला अहिंसक आंदोलन था। और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और उन्होंने कहा कि एमएसपी पर कानून बनने तक लड़ाई खत्म नहीं होगी। और केसी त्यागी मेरठ की आशियाना कॉलोनी में एक बुनकर सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि एक किसान संगठनों की जीत है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी कानून बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए। और वहीं आगामी यूपी चुनाव को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी यूपी में एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है और इसी दिशा में बातचीत भी चल रही है। और केसी त्यागी ने कहा कि अगर बात नहीं बनी तो जेडीयू समिति सीटों पर अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी। और वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने लखीमपुर खीरी कांड पर कहा कि जिस तरह से मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चलाकर उन्हें रोकने का काम किया वो निंदनीय है। और उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी घटना की पहले जिस तरह मंत्री ने बयानबाजी की वो भी गलत था और किसानों की मांग है कि मंत्री की बर्खास्त होना चाहिए। आगरा से होकर गुजरने वाली यमुना नदी प्रदूषण युक्त नजर आ रही है और यमुना नदी में गंदगी नजर आ रही है। यमुना नदी में लोग, जानवर और कपड़े भी धो रहे हैं जिससे पानी प्रदूषित हो रहा है और ये पानी जलीय जंतुओं के लिए खतरनाक भी है। और यमुना का पानी प्रदूषित होने से मछलियां भी मर रही थी और यमुना नदी ताजमहल की खूबसूरती को 4 चांद लगाती, लेकिन इन दिनों यमुना का पानी प्रदूषित नजर आ रहा है। और लोगों का कहना है कि यमुना नदी का पानी इतना दूषित है कि उसको पीने तो दूर की बात है, उससे नहाया भी नहीं जा सकता। और नदी में जानवर नहाते हैं और नालों का पानी यमुना में गिरता है जिससे पानी दूषित हो रहा है। और नगर निगम के पर्यावरण अभियंता का कहना है कि यमुना नदी पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगरा शहर में करीब 90 नाले जिसमें से 29 नालों को टेप कराया गया है और कुछ नालों के पानी में हम केमिकल मिलाकर साफ करते हैं। और नदी में मछलियां मरने की शिकायत पर कहा कि इस मौसम में पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और पीछे से दूषित पानी आने पर यमुना का पानी दूषित हो रहा है जिससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है जो जलीय जंतुओं के लिए खतरनाक हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया और यहां सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति को जब स्थानीय पुलिस कांट रोड के निजी अस्पताल लेकर पहुंची तो वहां अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने घायल युवक को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस घायल शख्स को नियमानुसार जिला अस्पताल लेकर पहुंची और यहां जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने भी उस शख्स को मृत घोषित कर उसे मुर्दा मानते हुए अस्पताल के पास बने मोर्चरी में रखवा दिया। और पूरी रात सड़क हादसे का शिकार युवक जिंदा होने के बावजूद सिस्टम के कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से मुरादाबाद की मोर्चरी में ठंड में लेटा रहा। और घायल युवक की तलाशी में पुलिस को मिले ड्राइविंग लाइसेंस से ये जानकारी मिली थी और इस शख्स का नाम श्रीकेश है और ये संभल का रहने वाला है। और पुलिस ने जब उसके घर पर संपर्क किया तो पता चला कि श्रीकेश अब मुरादाबाद के लाइनपार इलाके में रहता है। और हादसे में श्रीकेश की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में मातम पसर गया था और परिजन रोते हुए मोर्चरी पहुंच गए और रात भर वहां आग जलाकर ठंड में बैठे रहे। और सुबह जब स्थानीय पुलिस शव का पंचनामा कराने परिजनों को लेकर मोर्चरी पहुंची, इसके बाद पता चला कि उसकी सांसें चल रही थी। इसके बाद परिजन तुरंत मुर्दाघर से श्रीकेश को उठाकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां श्रीकेश का डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया। और सड़क हादसे का शिकार श्रीकेश के जिंदा होने के बाद परिजन ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहे हैं और लेकिन इसके साथ साथ वो निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल और उन पुलिसकर्मियों को भी कोस रहे हैं और उन पर कार्रवाई की भी मांग करें और इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जांच करने की बात तो करें और वहीं पुलिस के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वहीं यूपी के मुरादाबाद से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया और वीडियो में एक शख्स 4
साल के मासूम के मुंह में तमंचा डालकर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए दिखाई दे रहा है। और वहीं आपको बता दें कि वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। और वीडियो के पीछे क्या है पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो 2 साल पुराना बताया जा रहा है, जो कि अब वायरल हुआ है। और वीडियो के सामने आते ही पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। और वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बच्चे की मां से उसके अवैध संबंध थे, जिसके बारे में उसे पता चल गया था। और इसके बाद शख्स ने बच्चे से इस बात को छुपाने को कहा, लेकिन बच्चे ने ऐसा करने से मना कर दिया। और वहीं जब बच्चे ने शख्स से ये सब बातें अपने पिता को बताने की बात कही तो वो अपना आपा खो बैठा और बच्चे को धमकाने लगा। और गुस्से में आग बबूला हुए शख्स ने इसी दौरान बच्चे के मुंह में तमंचा रख दिया और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। फिलहाल पुलिस आरोपी को पकड़कर पूरे मामले की जांच करे। और वहीं आपको बता दें कि बच्चा अपनी मां से अलग पिता के साथ रह रहा है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। शामली जनपद के सदर कोतवाली पुलिस ने एक युवक की हत्या के मामले में गांव के ही 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया और दोनों आरोपियों ने मिलकर दोस्त के साथ हुए विवाद के चलते बेरहमी से हत्या कर दी थी। और पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा करने का दावा किया है। और शामली जनपद में एक बार फिर विश्वास और दोस्ती का कत्ल हुआ है और एक दोस्त 2 अन्य दोस्तों को अपनी गाड़ी में लेकर हरिद्वार घुमाने गया और उनका किसी बात को लेकर आपस में विवाद हुआ। और घर आने के बाद बीती 19 तारीख को ही की सुबह दोनों दोस्तों ने मिलकर अपने दोस्त सुनील की ड्यूटी जाने के दौरान ईंट से पीट कर हत्या कर दी। और दोनों आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। और पुलिस ने तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की और मात्र 24 घंटे में हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और पूछताछ में पता चला कि हरिद्वार घूमने के दौरान हुए विवाद में सुनील की दोनों ने मिलकर हत्या की थी। और इस मामले में सीओ श्रेटा ठाकुर का कहना है कि सदर कोतवाल क्षेत्र के गांव बहावड़ी में 19 तारीख की सुबह संविदा विद्युत कर्मी सुनील कुमार की ईंट से पीट कर हत्या कर दी गई थी। और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मात्र 24 घंटे के अंदर ही हत्या में शामिल आरोपी हरिंदर और भूरा को गिरफ्तार कर लिया। और पकड़े गए दोनों आरोपियों ने ही मिलकर दोस्त की हत्या की थी और पुलिस ने दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ ही प्रदेश के पूर्वी शहर और प्रदेश की राजधानी के साथ साथ अन्य एक्सप्रेसवे के माध्यम से देश की राजधानी से भी जुड़ जाएगा। और 341 किलोमीटर लंबी 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। तो आइए देखते हैं क्या है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियत और क्या है उत्तर प्रदेश चुनाव में इसके सियासी माने। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करा। करीब 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांद तराई से शुरू होगा और गाजीपुर तक पहुंचेगा। इसे बनाने में 22,497 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। ये एक्सप्रेसवे 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर निकलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2018 में आजमगढ़ से इसकी आधारशिला रखी थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदतराय गांव से शुरू होगा जो गाजीपुर में NH 31 पे स्थित है। हदरिया गांव पर खत्म होगा। ये गांव यूपी बिहार बॉर्डर से 18 किलोमीटर पहले पड़ता है। ये एक्सप्रेसवे अभी 6 लेन का बनाया गया है, जिसे भविष्य में 8 लेन भी किया जा सकता है। दावा है कि इस एक्सप्रेसवे से गाजीपुर से दिल्ली पहुंचने में 10 घंटे लगेंगे। यूपी सरकार के मुताबिक अक्टूबर 2018 में इसका काम शुरू हुआ था और 3 साल में इसे पूरा कर लिया गया। एक अनुमान के मुताबिक 341 किलोमीटर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सफर तय करने में करीब 4 घंटे का वक्त लगेगा। इस एक्सप्रेसवे से सरकार को टोल से 202 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। फिलहाल लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी अभी कुछ दिनों तक यह सफर मुफ्त रहेगा, लेकिन बाद में टोल टैक्स वसूलने का काम निजी कंपनी को दिया जाएगा। यह कंपनी जल्द ही प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल की दरें तय करेंगी और इसके बाद टोल बूथ पर टोल लगेगा। माना जा रहा है कि इसकी दरें लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की दरों के आसपास ही रखी जाएंगी। इस एक्सप्रेसवे पर 18 फ्लाईओवर, 7
रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 104 छोटे पुल, 13 इंटरचेंज, 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडरपास और 525 पुलियों का निर्माण कराया गया है। तो आइए आपको बताते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियत। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गाजीपुर से दिल्ली पहुंचने में मात्र 10 घंटे लगेंगे। राजधानी से पूर्वांचल के आखिरी छोर तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से खेती किसानी के लिए कारोबार के नए रास्ते खुलेंगे। सब्जी और दुग्ध व्यवसाय को एक्सप्रेसवे से फायदा होगा। गाजीपुर से बिहार को जोड़ने के प्रस्ताव पर भी काम चल रहा है। फिलहाल लोगों को टोल टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। वाहनों की गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तो तैयार हो गया है और इस पर आवाजाही भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ सुविधाएं यहाँ मौजूद नहीं है। 341 किलोमीटर के सफर में ना तो रास्ते में पेट्रोल मिलेगा, ना ही टॉयलेट, और अगर गाड़ी खराब हो गई तो गैराज भी नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, खाने पीने की भी व्यवस्था अभी नहीं हुई है। हालांकि सरकार का कहना है कि इनके इंतजाम किए जा रहे हैं। UPEIDA का कहना है कि एक्सप्रेसवे पर 8 जगहों पर फ्यूल पंप और 4 जगहों पर CNG स्टेशन बनाए जाने हैं। इस एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान भी उतारे जा सकेंगे। इसके लिए सुल्तानपुर से 3.2 किलोमीटर लंबी और 34 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी भी तैयार की गई है। जरूरत पड़ने पर वायुसेना एक एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल लैंडिंग और उड़ान भरने के लिए कर सकती है। अयोध्या से शुरू हुआ चुनावी दांव अब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तक पहुंच गया है और यही वजह है कि पूर्वांचल की सियासी बिसात अब भी गोटियां बिछाने लगी हैं। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देकर विकास के नाम पर पूर्वांचल की सियासी चौसर पर मजबूत पासा फेंका था। अब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इसी कड़ी में दूसरा बड़ा दांव माना जा रहा है। दरअसल तमाम पार्टियां अपनी सियासी पैतरे से पूर्वांचल को साधने की जुगत में हैं, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दाव से बीजेपी विरोधियों पर भारी पड़ सकती है। 2022 का मुद्दा क्या होगा, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल ने लगभग सेट कर दिया है। साफ है, यूपी के सियासी दरबार की राह ही पूर्वांचल से होकर जाएगी और उसी राह पर अब बीजेपी एक्सप्रेसवे की रफ्तार पकड़ना चाहती है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतने ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज़ के साथ।